नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल यूपीएससी वाले पर। उम्मीद है आप सभी लोग ध्यान से और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज की वीडियो हमारी रिवीजन वीडियो है। अभी तक हमने जो पढ़ा है उसे आज रिवाइज करेंगे। हमने अभी तक क्या पढ़ा था? अटलांटिक महासागर की धाराएँ, लवणता तथा प्रशांत महासागर लवणता धाराएँ तथा साथ ही साथ हमने पढ़ा था अपना प्यारा देश, अपना प्यारा महासागर की धाराएँ। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। उससे पहले जो नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आप तक पहुँच सुनिश्चित हो सके। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? अटलांटिक महासागर की धाराएँ देखी थी हमने, तो वहीं से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम अटलांटिक महासागर की धाराएँ, ठीक है, इतना ओके है। ये है आपकी, कलर चेंज कर लेते हैं। ये आपकी विषुवत लाइन है 0 डिग्री, ठीक है। यहाँ से हमने देखी थी एक ये धारा ऐसे जा रही है, ऊपर से धारा जा रही है। इन धाराओं को हमने क्या कहा था? दक्षिण विषुवतीय धारा। इनको हमने कहा था उत्तर विषुव धारा। फिर यहीं पे एक धारा थी जो पश्चिम से पूर्व दिशा की चल रही थी, ठीक है। इसको हमने पढ़ा था प्रतिविषुवतीय धारा। प्रतिविषुवतीय धारा। आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे ये विषुवत धारा आगे बढ़ती है, फिर दो भागों में यहाँ से बढ़ जाती है। इससे टकराने के बाद ब्राज़ील से एक जो नीचे चली जाती है और एक जो ऊपर चली जाती है। ऊपर जो चली जाती है जाते जाते, इसको हम कहते हैं कैरेबियन धारा। इसको हमने पढ़ा था कैरेबियन धारा। फिर ये कैरेबियन धारा आगे बढ़ के दो भागों में बढ़ जाती है। एक जो मैक्सिको की खाड़ी, जिसको अमेरिका की खाड़ी कहते हैं, उधर चली जाती है। और ये एक जो क्यूबा द्वीप है, इन सब वेस्ट इंडीज वाले जो द्वीप हैं, इनसे टकरा कर इधर हो जाती है। तो इस वाले क्षेत्र को हमने कहा था एंटीलीज धारा, एंटीलीज या फिर एंटीलिया की धारा। और इससे हमने पढ़ा था केनी की धारा, केनी धारा। फिर जब ये दोनों मिलके आगे चली जाती हैं, यहाँ तक आगे आगे बढ़ती चली जाती हैं, तो जब जहाँ से मिलती हैं उसके बाद से इसको कहते थे फ्लोरिडा करंट, फ्लोरिडा धारा। फ्लोरिडा धारा यहाँ इस अंतरिक्ष से आगे बढ़ते हुए जब आगे बढ़ती थी तो उसी को हम लोग कहते थे गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम धारा। गल्फ स्ट्रीम की धारा सीधी चली जाती थी, जो कि एकदम सीधी जो चली जाती थी उसको हम लोग कहते थे नॉर्वेजियन धारा, नॉर्वेजियन धारा। और फिर ये जो यहाँ से एक टकरा के वापस हो जाती थी इस वाले द्वीप से भी, और ऊपर से जो आती थी, तो ये जो वापस होती थी इसको हम लोग कहते थे इरमिंगर करेंट, इरमिंगर की धारा। और जो ये आपका जो क्षेत्र है हमने पढ़ा था ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड के बगल से। और ग्रीनलैंड का कौन सा क्षेत्र है? ये है महासागर है। एक चीज़ और भी समझ लेते हैं, अगर महासागर का कोई क्षेत्र अगर पश्चिमी है तो वो जो प्रायद्वीप है, अगर कोई स्थल है तो स्थल का वो पूर्वी क्षेत्र होगा। इस चीज़ को बहुत ध्यान रखिएगा कि महाद्वीप का जो पश्चिमी क्षेत्र है वो महासागर का पूर्वी क्षेत्र होगा, और जो महाद्वीप का पश्चिमी क्षेत्र है वो महासागर का पूर्वी क्षेत्र है, ये हमने देखा। और महासागर का जो पूर्वी क्षेत्र है वो पश्चिमी क्षेत्र होगा, ठीक है। तो ये जो धारा चली आ रही थी इसको हमने कहा था ग्रीनलैंड की धारा, ग्रीनलैंड की धारा। फिर इसके यहाँ से कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच से जो निकलती थी वो थी लेब्राडोर की ठंडी धारा, लेब्राडोर की ठंडी धारा। ठंडी धारा गर्म धाराओं को हम एक ब्रैकेट में करके पढ़ेंगे, लेकिन फटाफट अभी बस हम लोग धारा को पढ़ लेते हैं फटाक से। फिर जो यहाँ से घूम जाती थी तो इसको हम लोग कहते थे नॉर्थ अटलांटिक धारा, नॉर्थ अटलांटिक धारा। फिर ब्रिटिश द्वीप से आगे बढ़ जाती थी, ब्रिटिश के आसपास में जो थी उसको हम कहते थे रेनेल धारा। फिर ये जब आगे चली जाती थी तो इसी को हम लोग कहते थे कनारी की धारा, कनारी की ठंडी धारा। कनारी, फिर कनारी से आगे बढ़ने के बाद इस
प्रायद्वीप से बढ़ते बढ़ते जब ये गिनी तट पे आती थी तो यहाँ पे इनको मिलती थी गिनी की गर्म जलधारा मिलती थी, गिनी की गर्म जलधारा। ठीक है, अभी हमारा जो है ये हमने पढ़ लिया उत्तरी अटलांटिक महासागर। ठीक, हमने पढ़ा उत्तरी अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर की धारा हमने पढ़ ली। अब चलिए चलते हैं दक्षिणी महासागर में। फिर ये यहाँ से जो टकराने के बाद नीचे चली जाती थी इसको हम लोग कहते थे ब्राज़ील की धारा, ब्राज़ील धारा। ब्राज़ील धारा आगे चल के भी दो भागों में बढ़ जाती थी, एक फॉकलैंड की धारा हो जाती थी और फिर यहाँ से जो मुड़ने के बाद चलती थी इसको हम लोग कहते थे, जो इसके पास में मुड़ जाती थी, दक्षिण अटलांटिक धारा, दक्षिण अटलांटिक की धारा। और फिर जो एक पैरेलल चल रही होती है वो थी आपकी पछुआ पवनें, पछुआ ठंडी हवाएं, ठंडी हवाएं। ठीक है, फिर ये आगे चलने के बाद ये अटलांटिक महासागर ऐसे मुड़ जाती थी अफ्रीका की तरफ, अफ्रीका से मुड़ने अफ्रीकी तटों से ये जो बहती थी उसको हम लोग कहते थे वेंगुएला की धारा, वेंगुएला की ठंडी धारा। ये आपका दक्षिणी अटलांटिक धारा हो ही गई और ये आपका दक्षिण अटलांटिक महासागर की हमने देख ली धाराएं। इनको एक बार सिंगल मैप पे हम फटाक से रिवीजन कर लेते हैं, कौन सी गर्म जलधाराएं हैं, कौन सी ठंडी जलधाराएं। ठीक है, हम कौन सा महासागर है इसको हम करते हैं, ये है आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर में और ये आपकी है दक्षिण अटलांटिक महासागर की धारा है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में हम लोग आगे बढ़ते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं कोई भी। उत्तर विषुवतीय धारा, इनको सबसे याद करने का सबसे बेहतर जो तरीका है ना, आप विषुवत से उठाइए, विषुवत से उठाते हुए सीधे ध्रुवों की तरफ बढ़ते जाइए और सर्कल बना लीजिए 360 का, वैसे ही एकदम धाराओं को लिखते चले जाइए। उत्तरी धाराओं, उत्तरी अटलांटिक की तरफ भी और दक्षिणी अटलांटिक में भी ऐसे ही करिएगा। ठीक है, उत्तर विषुवतीय धारा, हम उत्तर विषुवतीय धारा आगे बढ़ी, कैरेबियन में बटी, कैरेबियन धारा कहलाई, कैरेबियन धारा कहलाई। कैरेबियन धारा दो भागों में बटी, एक केनी की धारा और दूसरा एंटीलीज धारा, एंटीलीज। दोनों केनी और एंटीलीज मिलकर दोनों फ्लोरिडा की धारा कहलाई, फ्लोरिडा धारा। फ्लोरिडा आगे बढ़ने के बाद गल्फ स्ट्रीम कहलाई, गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम आगे बढ़ने के बाद उत्तरी अटलांटिक धारा कहलाई, उत्तरी अटलांटिक धारा। उत्तरी अटलांटिक धारा सीधे चली गई, नॉर्वेजियन करंट कहलाई, नॉर्वे की धारा, नॉर्वे धारा। और ब्रिटिश द्वीप की तरफ मुड़ गई तो उसको रेनेल धारा कहलाई, रेनेल धारा। रेनेल धारा से आगे बढ़े हम लोग तो वो लोग कनारी की धारा पे आ गए हम लोग। ठीक है, तो कनारी की ठंडी धाराएं, ये हम लोग अभी तक गर्म जल धाराएं लिखे हैं। ठीक है, इसको हमने लिखी ये गर्म जल धाराएं, गर्म जल धाराएं। अब हम लोग ठंडी इसी की लिखते हैं। ठीक है, ठंडी धाराएं उत्तरी अटलांटिक की। ठीक है, उत्तरी अटलांटिक की, उत्तरी अटलांटिक में फिर हमें पढ़ा था लैब्राडोर की ठंडी धारा, कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में लैब्राडोर की ठंडी धारा, ग्रीनलैंड की ठंडी धारा, ग्रीनलैंड की ठंडी धारा। कनारी पढ़ी थी हमने, कनारी की ठंडी धारा। ठीक है, ये हमारी जो तीन थी वो ठंडी धाराएं थी। एक इसमें हमने एरमिंगर वाला छोड़ दिया है, उसको भी नोट कर लीजिए, एरमिंगर गर्म धाराएं। ये इसका जो कुछ भाग है ना वो ठंडा भी है, ठंडी धारा के रूप में बहता है, कुछ भाग गर्म धारा के रूप में बहता है। ठीक है, वैसे ये बहुत कम ही पूछा जाता है लेकिन फिर भी इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर नॉर्मली अगर पूछे एरमिंगर की धारा कहाँ बहती है तो ये आपको बस पता होना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग दक्षिणी में। अब हम लोग चलेंगे दक्षिणी। ठीक है, हम पढ़ेंगे दक्षिणी अटलांटिक महासागर धाराएं। फिर हम लोग यहाँ से विषुवत से ही चलेंगे,
दक्षिण विषुवतीय धारा, दक्षिण विषुवतीय धारा। आगे हम लोग गए, दो भागों में बटी, एक ऊपर को चली गई थी तो कैरिबियन धारा कहलाती, जो नीचे को आई उसको हमने कहा था ब्राज़ील की धारा, ब्राज़ील की धारा। ब्राज़ील की धारा आगे बढ़ी तो दो भागों में बढ़ गई, तो एक फॉकलैंड धारा और दूसरी थी दक्षिण अटलांटिक धारा। दक्षिण अटलांटिक के नीचे ही पछुआ पवनें चलती थी, पछुआ ठंडी पवनें, ठीक है। और जब दक्षिण अटलांटिक की धारा जब आगे मुड़ के प्रायद्वीप की तरफ आती है तो उसको हम लोग कहते थे वेनेजुएला की ठंडी धारा, ठंडी धारा। इसमें मार्क कर दे रहे हैं इसमें कौन कौन सी ठंडी धाराएं हैं और कौन कौन सी गर्म धाराएं। दो धाराएं आपने देख ली हैं, एक है पछुआ ठंडी पवनें, वेनेजुएला की धारा, और दक्षिण अटलांटिक, ये तीनों ठंडी धाराएं हैं, ठीक है। और फॉकलैंड की भी ठंडी धारा है, ठीक। इस चीज़ को थोड़ा सा याद रखिएगा। यहाँ पे आपको सिर्फ दो मिलेंगी, दक्षिण विषुवतीय धारा और ब्राज़ील की धारा, ये दोनों ठंडी धाराएं हैं। तो साथ में ही हमने ये देख लिया। फिर उसके बाद हमने यहाँ की लवणता देखी थी, लवणता कि प्रशांत महासागर अटलांटिक महासागर में कहाँ पे कितनी लवणता पाई जाती है। लवणता के क्रम में ऊपर से आ रही जो ठंडी धाराएं हैं वो लवणता की मात्रा को कम कर देती थी, मात्रा कम कर देती। चलिए ठीक है, एक काम करते हैं, लवणता को एक साथ ही पढ़ते हैं। पहले अभी मैप कर लेते हैं पूरा सभी धारा, हमने क्योंकि मैप कंप्लीट कर लिया। अब हम प्रशांत महासागर के साथ, हमारा अटलांटिक महासागर हो गया, अटलांटिक महासागर के बाद अब प्रशांत महासागर, और प्रशांत महासागर के लिए ये है आपका बेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम लोग फटाक से इनकी धाराओं को भी देख लेते हैं। ये है आपकी इक्वेटोरियल करंट, मतलब विषुवतीय धारा, विषुवतीय धारा, और पश्चिम से पूर्व की तरफ चल रही है तो उसको हम लोग कहते थे प्रतिविषुवतीय धारा, ठीक है। ये आगे जाने के बाद उत्तर विषुवतीय धारा, यही आगे पैरेलल एकदम चली जाती थी। फिर यहीं जापान के पास में एक क्यूरोसियो की धारा कहलाती थी, क्यूरेसियो लिखा ही है, क्यूरेसियो की धारा। फिर क्यूरेसियो की धारा आगे चली जाती थी, आगे चलते चलते ये चली जाती थी, इसको हम लोग कहते थे नॉर्थ पैसिफिक करंट, यानी उत्तरी है। इसको कैसे करें, काफ़ी अलग कलर से, कलर बार बार कलर चेंज करते हैं इसको। उत्तरीय प्रशांत धारा, ठीक है, प्रशांत महासागर कर लीजिएगा। फिर ये दो चली जाती है तो अमेरिका से यहाँ से दो भागों में बढ़ जाती है, एक जो ऊपर की तरफ चली जाती है तो उसको हम लोग कहते थे अलास्का, और आगे चली जाती थी तो वो कहलाती थी अल्यूसियन धारा, और अल्यूसियन के ऊपर ये जो आपको दो प्रायद्वीपों के बीच में बनता था बेरिंग जो जल संधि है वहाँ से निकलती थी बेरिंग धारा, और यहीं के पास से निकलती थी तो कमचटका प्लेटू से होते हुए आगे बढ़ती थी तो इसको हम लोग कहते थे ओयोसियो की धारा, ओयोसियो ठंडी धारा, ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं। फिर ये यहाँ से दो भागों, एक जो उत्तर की तरफ चली जाती थी तो वो हमने पढ़ लिया। फिर नीचे जो चली जाती थी तो वो कहलाती थी कैलिफोर्निया की धारा, कैलिफोर्निया की धारा। फिर आके ये आपको उत्तर विषुवतीय धारा में मिल जाती थी। तो ये हमने पढ़ लिया उत्तरी प्रशांत महासागर की धाराएं, उत्तरी प्रशांत महासागर की धाराएं। आइए हम लोग देखते हैं दक्षिण पैसिफिक, साउथ पैसिफिक ओशियन में। तो वही चीज़ है, विषुवत से शुरू करते हैं। तो दक्षिण विषुवतीय धारा ऑस्ट्रेलियन तट से टकराती हुई फिर इधर को घूम जाती है, एक सर्कल बनाती है। तो ये पूर्व ऑस्ट्रेलिया की धारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलियन की धारा। फिर ये नीचे चली जाती थी तो हमने अभी पढ़ा था पछुआ पवने, ठीक है, पछुआ पवने की ठंडी धारा। हमने यहाँ पे फिर दक्षिण प्रशांत महासागर पढ़ा था, दक्षिण प्रशांत महासागर की धाराएं। दक्षिण प्रशांत महासागर की धाराएं जब प्रायद्वीपीय तट से टकरा के आगे बढ़ती थी तो इसी को हम लोग कहते थे कि पेरू की धारा, पेरू धारा, या फिर इसी को हमने कहा था हमबोल्ट की धारा, हमबोल्ट की धारा। ये जो धाराएं फिर जाके ऊपर हम लोग मिल जाती थी। तो इनमें हमने पढ़ा था कि गर्म धाराएं और ठंडी धाराओं का जो चीज़ है वो हमने सब सारे पढ़ लिए। इसमें गर्म धाराएं और ठंडी धाराएं कौन कौन सी हैं इसको भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। ये हमने यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं,
एक मिनट, ये रहा। उत्तरी प्रशांत महासागर की धाराएं में क्यूरोसियो हमने देख लिया। क्यूरोसियो जो है गर्म जल धारा है। उत्तरी प्रशांत महासागर गर्म जल धारा है। कैलिफोर्निया एक ठंडी जल धारा है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, कैलिफोर्निया जो है ठंडी जल धारा है। उत्तरीय भूमध्य रेखा ये भी गर्म जल धारा है। ओशिया ये एक ठंडी जल धारा है, ठीक है। और ये अलास्का के पास जो अलास्का धारा है वो भी गर्म जल धारा है। अल्यूसियन जो है वो भी गर्म जल धारा है, अल्यूसियन वो भी गर्म जल धारा है। और आगे देखते हैं कौन सा, दक्षिण प्रशांत महासागर की धाराओं में हमने देखा दक्षिण भूमध्य रेखीय धाराएं जो है ये भी गर्म है। पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा ये भी गर्म जल धारा है। और पेरी हमने हमबोल्ट धारा पढ़ा, वो एक ठंडी धारा है, ठीक है, ठंडी धाराएं हैं। और अंटार्कटिका ये तो हमने पश्चिमी पवन प्रवाह पढ़ा ही था, जो कि एक ठंडी जल धारा है, ठीक है। ये ठंडी जल धारा और गर्म जल धारा का हमेशा याद रखना है कि जो ठंडी धाराएं हैं वो हमेशा ध्रुवों से विषुवत की ओर आती हैं, ठीक है। ध्रुवों से, ये अगर आपका विषुवत है तो ये है ठंडी धाराओं की दिशा है। ठंडी, एक मिनट रुक जाइए, न्यू पेज ले लेते हैं। न्यू पेज ये है, ये अगर आपका विषुवत है, ठीक है। इधर को जो हमारे चल रही हैं ऊपर से ध्रुव, ये आपका ध्रुव है। ध्रुव से जो चल रही होती हैं वो ठंडी धाराएं होती हैं, ठंडी धाराएं ध्रुवों की ओर जो चल रही होती हैं। लेकिन जब वो विषुवत से जो ध्रुवों की ओर जा रही होती हैं वो होती है गर्म जल धाराएं, गर्म जल धाराएं। इस चीज़ को बहुत बेसिक सा है, नोट कर दीजिएगा, तो आपको सारी की सारी समस्याओं का समाधान आपका हो जाएगा। मतलब जो विषुवत की तरफ आएंगी धाराएं वो ठंडी धाराएं होंगी, लेकिन जो विषुवत से दूर जाएंगी ध्रुवों की ओर वो गर्म जल धाराएं होंगी, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो सर्कल है ना ये आपका इस पर डिपेंड करता है, पृथ्वी कलर, ठीक है। ये है आपका 0 से 30 नॉर्थ, 30 साउथ, 60 के बाद है ये आपका, ये भी 60 नॉर्थ है, ये 60 साउथ है, ये आपका पोल है जिसको हम लोग कहते हैं ध्रुव, इधर भी आपका पोल है। तो ये जो क्षेत्र है इसमें चलती हैं आपकी व्यापारिक पवनें, ठीक है। और जो 30 से 60 डिग्री नॉर्थ के उत्तरी गोलार्ध के बीच में जो चलती हैं वो आपकी चलती हैं पछुआ पवनें। और फिर जो ध्रुवों से आती हैं इनको हम लोग कहते थे ध्रुवीय पूर्वा पवनें, ठीक है। इसी तरह से ये भी है पछुआ पवनें, ये भी है पछुआ पवनें, और ये आपकी इधर ध्रुवीय पूर्वा। और हमने इस चीज़ को भी पढ़ा था कि जैसे जो नामकरण होता है, जैसे ध्रुव पश्चिमी क्यों कहते हैं, पूर्व की धारा क्यों कहते हैं, तो ये जो हमने पढ़ा था वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो जो पश्चिम की तरफ से धाराएं आ रही होती हैं, पश्चिम दिशा की तरफ से, उसको हम लोग कहते थे पछुआ धारा। और जो पूर्व दिशा की ओर से आ रही होती हैं उनका नामकरण किया जाता है कि पूर्वी धारा, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा सा याद रखिए, फटाक से हमने देख लिया। और फिर हम आगे बढ़ते हैं, कंसेप्ट वाली सारी चीज़ें एक बार जो है एक साथ करेंगे। पहले हम लोग जो जितने भी हमने महासागर पढ़े हैं, अटलांटिक महासागर पढ़ लिया हमने, उसका देख लिया हमने, प्रशांत महासागर है उसका हमने देख लिया। अब हमारा जो बचा है हिंद महासागर, अपना प्यारा देश, अपना प्यारा महासागर, हिंद महासागर, इसकी जल धाराओं को भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। फिर उसके बाद हम लवणता क्या होती है उसको देखेंगे, महासागरीय धाराओं क्या होती हैं उनको देखेंगे, उनकी उत्पत्ति के जन कारण क्या है वो देखेंगे। जल राशियाँ हमने पढ़ी थी, जल राशियों को देखेंगे। लवणता है, लवणतों को देखेंगे। फिर हमने हिंद महासागर में पाए जाने वाले आइसलैंड पढ़ा था कि प्रायद्वीप वो आइसलैंड क्या क्या हैं, उनको द्वीप कौन कौन से होते हैं उनको देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग सीधा चलते हैं हिंद महासागर, अपना प्यारा महासागर, कहाँ तुम चले गए, ये रहा, ठीक है, अपना प्यारा महासागर। अपना आ जाओ भैया आ जाओ, ठीक है। ये है हमारा प्यारा पेन, एक मिनट, पेन कहाँ गया, कलर कौन सा कलर, ये रेड, ठीक है। तो इसमें भी हमने देखिए पढ़ी थी नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, ठीक है,
उत्तरीय विषुवतीय धारा पढ़ी थी हमने। विषुवतीय धारा यहाँ पे सोमालिया तट से टकराते हुए ऊपर को चली जाती थी, तो ये कहलाती थी सोमालियन धारा। सोमाली धारा। तो फिर इधर से जो आपकी उत्तर विषुवतीय धारा है, जो एकदम पैरेलल चल रही होती थी, सीधा सीधा, इसको हम लोग कहते थे उत्तर पूर्व मानसून प्रवाह। एक चीज़ हमने और भी पढ़ी थी कि जो हिंद महासागर है, हिंद महासागर के धाराओं की जो दिशा होती है, कैसे उत्पन्न होती हैं, वो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर से में जो धाराएं उत्पन्न होती है वो उनसे एकदम विपरीत होती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो धाराएं हैं ना वो मानसून ऋत्विक होती हैं। मानसून के द्वारा भी इनका जो धारा है ना वो उत्पत्ति होती है, धाराएँ जो बनती हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं। फिर अब हम लोग दक्षिण विषुवतीय, इसमें बहुत कम धाराएँ हैं। ठीक है, ये हम देखा दक्षिण विषुवतीय धारा। ठीक है, दक्षिण विषुवतीय धारा यहाँ पे ये हमने पढ़ा था, द्वीप कौन सा पढ़ा था, मेडागास्कर आइसलैंड, मेडागास्कर के अंदर से होती हुई एक जगह चली जाती थी, उसको हम लोग कहते थे मोजाम्बिक की धारा। मोजाम्बिक धारा, कलर चेंज गलत कलर हो गया। ठीक है, मोजाम्बिक आगे बढ़ती चली गई थी, तो इसी को कहते थे हम लोग अबुलहास धारा। फिर नीचे अबुलहास धारा जाके एकदम आपकी पछुआ ठंडी धाराओं में मिल जाती थी। पछुआ ठंडी धाराएं जब ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट से टकराती थी, तो यहाँ पे आपका बनता था कि वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा। फिर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा के पास में लिग्विन बनता था। फिर ये चली जाती थी तो ऊपर पूरा एकदम जो है आपका सर्कल बन जाता था। ठीक है, ये है कुछ धाराएं, और इनको नोट करते हैं हम लोग जल्दी एक देख लेते हैं। ये ग्रीष्मकालीन जो हमने देखा था और शीतकालीन। तो ये जो शीतकालीन है, गर्म जल धाराएं, ठीक है, ये है आपका जो है शीतकालीन मानसून है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जो शीतकालीन मानसून की दिशा, शीतकाल में आपकी जो प्रायद्वीप से चल रही होती है वो उत्तर पूर्वीय मानसून प्रवाह चल रहा होता है। ठीक है, उत्तर पूर्वी मानसून प्रवाह, इस चीज़ को बहुत ध्यान रखिएगा, उत्तर पूर्वी मानसून प्रवाह। और जबकि ग्रीष्म ऋतु में आपकी हवाओं की दिशा बदल जाती है, वो हो जाती है दक्षिण पश्चिमी प्रवाह। दक्षिण पश्चिमी मानसून प्रवाह। मानसून हमेशा लिखिएगा, इस चीज़ को बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि मानसून से बनने वाली धाराएं। ठीक है, मानसून की धाराएं। और ये जो सोमालियन करंट है इसमें और भी स्ट्रांग हो जाती है। और एक चीज़ हमसे जो छूट गई थी वो मेडागास्कर देख लीजिएगा। ये जो है मेडागास्कर के बगल से हमने देख लिया। मोजाम्बिक हमने पढ़ा था, अबुलहास भी पढ़ा था, मेडागास्कर छूट गया था। मेडागास्कर को एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, अब जो धाराएं हैं वो हमने सारी एक बार कर ली हैं। अब आगे पढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले 1 मिनट, ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे लवणता। लेकिन लवणता को पढ़ने से पहले एक बार जो चीज़ है हम लोग वो देख लेते हैं। ये जो छूटी हुई है, क्या बोलते हैं, कहाँ गया आपका ड्रिफ्ट, ये चीज़ हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, हमने ड्रिफ्ट क्या पढ़ा था। ठीक है, ड्रिफ्ट, इस करंट, स्ट्रीम और जो चैनल है उनको एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो ड्रिफ्ट में हमने क्या पढ़ा था, रुक जाइए न्यू पेज पे उसको कर लेते हैं। ठीक है, 1 मिनट बस समय दीजिए थोड़ा सा। ये रहा ड्रिफ्ट में हमने क्या पढ़ा था, जिसको हम लोग प्रवाह कहते हैं, ड्रिफ्ट प्रवाह। ठीक है, इसको हिंदी में प्रवाह कहते हैं। इसमें जो वेलोसिटी हुआ हमने पढ़ी थी कि वेलोसिटी की मात्रा जो है कम होती है, और जो इनका आयतन होता है वो ज़्यादा होता है, वैल्यू ज़्यादा होता है। ठीक है, जैसे हमें उदाहरण के तौर पर जैसे अभी हमने देखा था उत्तरी अटलांटिक महासागर। अगर आपसे उदाहरण भी पूछा ना तो उत्तरी अटलांटिक महासागर कर दीजिए। ठीक है, ड्रिफ्ट के बाद स्ट्रीम क्या होती है, स्ट्रीम को भी हिंदी में धारा कहते हैं। और स्ट्रीम में जो है आपका ना वेलोसिटी और जो वॉल्यूम है दोनों मीडियम होता है। ठीक है, ये लिख लीजिए दोनों। 1 मिनट, सॉरी मीडियम, ये तो मैंने करंट का बता दिया आप लोगों को। इसका जो है ना बहुत हाई होता है। स्ट्रीम धाराएं जो है ना, गल्फ स्ट्रीम जो होती है वो बहुत तेज़ चल रही होती है, तो उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उदाहरण के तौर पे इसमें हमने गल्फ स्ट्रीम, ठीक है, गल्फ स्ट्रीम काफ़ी, क्योंकि गल्फ स्ट्रीम की धारा जो होती है ना बहुत तेज़ होती है, बहुत बल्क मात्रा में, और जो उनका आयतन होता है ना वो भी बहुत ज़्यादा होता है। अब हम लोग देखते हैं करंट को भी हिंदी में धारा कहते हैं। तो इसलिए आप लोग कभी भी इंग्लिश के जो
टॉपिक्स ना वो पढ़ने में बिल्कुल परहेज मत करिएगा, ठीक है। कभी करंट कर दिया, क्योंकि जो मेंस आप लिखते हैं ना, तो मेंस में आपको जो है ना, जो इंग्लिश पेपर है उसको मान्य दिया जाता है। जो हिंदी में लिखा रहता है, हिंदी ट्रांसलेशन होता है, उसको मान्यता नहीं दी जाती। इस चीज़ को बहुत ध्यान रखिएगा। अगर उसने आपसे स्ट्रीम पूछ दिया और हिंदी में धारा लिखा है, आप करंट करके चले आएँ, करंट पूछ दिया आप स्ट्रीम करके चले आएँ, उस चीज़ को बहुत ध्यान रखिएगा। और करंट में हमने क्या देखा था, वेलोसिटी और वॉल्यूम दोनों मीडियम होता है, ठीक है, मीडियम होता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और मीडियम जो होता है, मीडियम होने का कारण जो है वो एक उदाहरण के तौर पर लेब्राडोर की धारा है। क्यों? क्योंकि लेब्राडोर की धारा जो है ऊपर से आ रही होती है, तो काफ़ी बड़े चौड़े क्षेत्र से आ रही होती है, लेकिन जैसे ही वो कनाडा और ग्रीनलैंड के मध्य यहाँ से गुजरती है तो वो सक्रिय हो जाती है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि मीडियम होता है। अब जो हमारा जो है, हमने पढ़ा था चैनल, चैनल को हिंदी में भी चैनल ही कहते हैं। चैनल में हमने देखा था वेलोसिटी उसकी ज़्यादा होती है, लेकिन वॉल्यूम कम होता है, वॉल्यूम कम होता है। जैसे जिब्राल्टर वाला, जिब्राल्टर संधि, इसको हम लोग भूमध्य सागर भी कर सकते हैं, भूमध्य सागर। क्यों जिब्राल्टर इसलिए मैंने लिखा, क्योंकि जब ये, एक मिनट, कलर चेंज, जब ये भूमध्य सागर जो क्षेत्र है आपका, जब यहाँ से चल रहा होता है ना, ये आप यहाँ पे जो है आपका काफ़ी चौड़ा स्थल है, लेकिन जब ये यहाँ से निकलता है अफ्रीका प्रायद्वीप और यूरोप प्रायद्वीप से, तो ये यहाँ पे जो जिब्राल्टर संधि ये काफ़ी सक्रिय होती है यहाँ से, फिर इसके बाद अटलांटिक महासागर में मिल जाता है, ठीक है। हमने देख लिया ये ड्रिफ्ट देख लिया। और हम देखते हैं लवणता, ठीक है। लवणता कहाँ पे कितनी है, लेकिन लवणता देखने से पहले लवणता किसे कहते हैं इसको एक बार ध्यान दे लेते हैं, ठीक है। लवणता हमने क्या पढ़ा था कि समुद्र के प्रति 1000 ग्राम में लवणता, हमने, एक मिनट क्या हो गया स्लाइड को, ठीक है। लवणता हमने पढ़ा था कि समुद्र के प्रति 1000 ग्राम में, ठीक है, प्रति 1000 ग्राम में विभिन्न प्रकार की लवणों की जो जितनी मात्रा पाई जाती है उसे हम लवणता कहते हैं, ठीक है। और जब लवणता की बात करते हैं तो लवणता को अगर निकालने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, अगर हम लोग बात करें सैलिनिटी, सैलिनिटी हमने पढ़ा था, सैलिनिटी इज इक्वल टू क्लोरिनिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाई 1.8। अगर आपको लवणता निकालनी है ना तो क्लोरीन गुणे 1.8 ऐसे निकाला जाता है। क्लोरीन क्या है, मतलब जितना आपके पास जल है उसमें क्लोरीन की कितनी मात्रा है उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.8 का, तो वो आपकी लवणता निकल जाती है। और एक चीज़ और याद रखिए कि लवणता आपकी जितनी ज़्यादा होगी उतनी विद्युत सुचालकता ज़्यादा होगी। ये देख लीजिए, साइंस बीच में आ गया, विद्युत सुचालकता ज़्यादा होगी, ठीक है। इस चीज़ को बहुत ध्यान रखिएगा। और जैसे अगर समुद्र का आयतन बढ़ाने पर जो उसकी लवणता है ना वो वही रहेगी, लेकिन जब आप उसका तापमान बढ़ाते हैं तो उसकी लवणता भी बढ़ जाती है। इस चीज़ को बहुत ध्यान रखिएगा। नॉर्मल अगर हम लिखें यदि कि आयतन में वृद्धि ताज़े पानी की, और इसमें भी जो हम पढ़े हैं इसमें अगर ताज़े पानी से हो रही है तो उसकी लवणता पे कोई जो लवणता है, अगर जैसे ये, अगर हम इसको कहें, अगर ये लवणता है ना तो यहाँ पे जो मिलेगा ना इसकी लवणता में कमी आएगी, लेकिन अगर यही वाष्पीकरण, ये जो है क्षेत्र यहाँ पे जो है ना ये वाष्पीकरण का क्षेत्र है, वाष्पीकरण से जो है यहाँ की लवणता काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, इसकी अपेक्षा लवणता बहुत ज़्यादा होती है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो फिर ये हमने पढ़ लिया। फिर इसके बाद देख लेते हैं एक ये, फिर कहाँ पे है ये, हमारा यहीं पे हमने सारगैसो पढ़ा था, ठीक है। यहाँ पे जो प्रशांत महासागर में सबसे अधिक जो लवणता होती है वो सारगैसो क्षेत्र की होती है, ठीक है। सारगैसो सागर भी कहते हैं इसको। और सारगैसो में हमने एक जैविक मरुभूमि पढ़ा था। जैविक मरुभूमि का तात्पर्य क्या पढ़ा था हमने, एकदम जो वहाँ की जो डाइवर्सिटी वो बहुत कम है, यानी कि जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी इसको कहते हैं। जैव विविधता बहुत ही कम है, तो उसको अगर जल में है जैव विविधता कम है तो उसको हम लोग जैविक मरुभूमि कहते हैं। अगर वही स्थल पर है तो उसको हम लोग नाम मरुस्थल दे देते हैं, ठीक है। स्थल पे जो है उसको मरुस्थल बोल देते हैं, जो जल में है उसको हम लोग जैविक मरुभूमि का लेते हैं, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब जो है इसमें सैलिनिटी हम देख लेते हैं कहाँ पे कितने मात्रा में पाई जाती है, महासागरों में कितना होती है। और जो एक चीज़ और भी देख लेंगे हम लोग, ये जो बेरिंग है, ये कहाँ गया, इसको डिलीट करते हैं। ये आपका जो महासागर है, बाल्टिक महासागर है, इसको कहते हैं
हम लोग मैपिंग करेंगे जल्दी, मैपिंग का वीडियो भी अपलोड करना शुरू करेंगे। बाल्टिक सागर, और ये आपका जो ब्रिटेन के नीचे बहती है, ब्रिटेन के पास में, वो उत्तरी सागर, ठीक है, उत्तरी सागर। बाल्टिक सागर की जो लवणता होती है ना, वो कम होती है अपेक्षाकृत उत्तरी सागर की। क्यों कम होती है भाई? क्योंकि यहाँ पे जो है ना आपका ठंडा प्रदेश है, और यहाँ पे नदियों का जो जल है, बर्फ़ का जल जो है आके इसमें मिलता रहता है, जिसकी वजह से इसकी लवणता कम होती है। लेकिन ये उत्तरी सागर है जो कि अटलांटिक महासागर में पड़ता है, जिसकी वजह से इसकी लवणता बहुत ही ज़्यादा होती है, और यहाँ पे जो जल का विसरण क्षेत्र है वो बहुत कम होता है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। हम लोग ये देख लेते हैं, ये जो लैब्राडोर है, ग्रीनलैंड कनाडा के पास जो क्षेत्र है, इसकी लवणता कम है। फिर यहाँ पे नॉर्वेजियन के पास इसकी लवणता ज़्यादा है। जैसे जैसे हम लोग एकदम उत्तरी अटलांटिक के मध्य में आते जाएंगे, इसकी लवणता जो है बढ़ती जाएगी। फिर जैसे जैसे विषुवत की ओर जाएंगे, इसकी लवणता में थोड़ा सा परिवर्तन आएगा, लेकिन विषुवत के पास भी लवणता ठीक ठाक रहती है। और जैसे विषुवत के पास लवणता कभी कहीं कम भी हो जाती है किसी क्षेत्र में, जैसे जो हम लोग हिंद महासागर वाला पढ़े थे, तो यहाँ पे विषुवत की लवणता इनकी कम है, लेकिन अपेक्षाकृत इनकी लवणता ज़्यादा होती है, ठीक है। और हमने एक चीज़ और भी देखा था कि ये जो 20 है, 20 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ, ये इसको 15 से 20 भी कर सकते हैं, ठीक है। 15 से 20 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ के मध्य जो है अटलांटिक महासागर की जितनी लवणता पाई जाती है ना, वो अन्य महासागरों की तुलना में बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। जैसे अगर हिंद महासागर में तो आपको उतना मिलेगा ही नहीं, ठीक है। प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर में भी अपेक्षाकृत देख रहे हैं लवणता इसकी बहुत ही ज़्यादा है। अगर प्रशांत महासागर को हम लोग देखें, ये रहा प्रशांत महासागर आपका। प्रशांत महासागर में जो लवणता है ना 33, 34, 35, लेकिन यहाँ पे आपकी जो लवणता मिल रही है वो 36, 37 और 60 ऐसों में तो काफ़ी मिलती है, बहुत मिलती है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। अब जब हम लोग अब लवणता पढ़ लिया, लवणता समझ लिया, लवणता होती क्या है, लवणता निकालने का तरीका भी देख लिया, लेकिन लवणता का महत्व क्या है? अरे भाई, लवणता किसी जल में है तो उसका महत्व भी तो होगा। लवणता का सबसे जो ज़्यादा महत्व है वो समुद्री मछलियों के लिए है, अन्य समुद्री जीव जंतुओं हैं, प्लैंकटन्स हैं आदि के वितरण को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करता है। और दूसरी चीज़ है, जो लवणता है ना, लवणता जल के घनत्व को डायरेक्ट रूप से नियंत्रित करती है। लवणता डायरेक्टली प्रोफेशनल टू डेंसिटी ऑफ सी वाटर, या फिर वाटर भी कर सकते हैं, सी वाटर। हिंदी में इसको लिख लेते हैं, लवणता के द्वारा समुद्री जल का घनत्व नियंत्रित होता है। देखिए, अगर आपको जो स्क्रीन है उस स्क्रीन पर अगर नहीं समझ में भी आ रहा है ना, तो भी मैं जो लिख रहा हूँ ना वो साथ में बोलता भी चला जा रहा हूँ, तो उस जो है आप लोग सुन को भी शब्दों को समझ लीजिए। और जैसे कोई टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आया हो, जैसे लगा हो कि नहीं सर ये चीज़ छूट गया है, तो आप लोग उस चीज़ को कमेंट में कर दीजिएगा। कमेंट में कर देंगे तो नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग अपलोड करेंगे तो उसमें इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, और उसमें एक जो आप बताए रहेंगे प्रॉब्लम कि मतलब सर ये टॉपिक में ये चीज़ समझा दीजिएगा थोड़ा सा, उस चीज़ को समझा के फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। और फिर हमने लवणता में एक चीज़ और पढ़ा था, समुद्र का अपवर्तनांक, ठीक है। समुद्र का अपवर्तनांक, जिसको हम लोग कहते थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इनको ब्लैंक वाइट पेपर पे लेते हैं, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम कहते हैं अपवर्तनांक, ठीक है। अपवर्तनांक के तापमान में अगर न्यूनता है, तापमान में न्यूनता तथा लवणता में वृद्धि के साथ ही वृद्धि होती है। लवणता में वृद्धि के साथ वृद्धि होती है। हमने देखा था लवणता का जो है वितरण, लवणता वितरण के कारक क्या है, वितरण 3 हमने देखे थे, ठीक है। एक वर्षा जल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हमने देखा था वाष्पीकरण की दर क्या है, वाष्पीकरण की दर एवं साथ में उसकी तीव्रता, डेंसिटी, तीव्रता। फिर उसका समुद्री जल में मिश्रण देखा, समुद्री जल में किस प्रकार के मिश्रण है, समुद्री जल में मिश्रण यानी सेडिमेंट हमने देखा था, मिश्रण जिसको हमने सेडिमेंट बोला था, सेडिमेंट। एक चीज़ यहाँ पे और भी नोट कर लीजिएगा, जो हमने ये पढ़ा था ना अभी जस्ट 0 डिग्री, जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं ना, यहाँ पे जो आपका कोरियालिस बल है वो ज़्यादा होता है,
कोरियालिस बल बढ़ता जाता है ध्रुवों की तरफ, जैसे जितना जाते जाएंगे ध्रुवों की तरफ बढ़ता जाता है। जैसे हमने जो ये धाराएं पढ़ी थी, इधर दाएं तरफ मुड़ने का, बाएं तरफ मुड़ने का, इनको जो दिशाओं को, जो दिशाएं मुड़ रही है ना, इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है वो कोरियालिस बल है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं इसके नियंत्रक कारक। नियंत्रक कारक ठीक है, लवणता पढ़ रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिए। अभी लवणता के नियंत्रक कारक, वाष्पीकरण, ये जो तीनों थी हमने देखी थी, फिर भी लिख ही लेते हैं। वाष्पीकरण, वर्षा का जल, नदीय जल, प्रचलित पवने, वायुदाब, महासागरीय जल की गतियाँ, महासागरीय जल की गतियाँ, सूर्यताप और वाष्पीकरण। सूर्यताप, जितना सूर्यताप होगा वाष्पीकरण उतना ही ज़्यादा होगा, तेज होगा, ठीक है। फिर उसमें हमने एक जो पॉइंट था वो और भी देखा था, जिसको एक जो लेयर थी, ये कहाँ गई, इसको ये एक मिनट बस, ये जो चीज़ है हमने यहाँ पे देखा था लवणता में अंतर, ठीक है। लवणता का अंतर जो होता है, ये जो क्षेत्र है, अगर इन दोनों क्षेत्रों के बीच यहाँ पर अगर तापमान बढ़ रहा है, फिर यहाँ पे अचानक से जो तापमान में कटौती होती है या फिर तापमान में ह्रास आ जाता है, तो फिर उसके बाद तो ये जो क्षेत्र पढ़ा था ना हमने, इसी को हमने कहा था थर्मोक्लाइन, ठीक है। इसको हिंदी में भी थर्मोक्लाइन ही लिखते हैं, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, और एग्जाम में भी थर्मोक्लाइन ही पूछता है, ऐसे पूछ देगा। अगर एग्जाम में आपको दिख रहा है थर्मोक्लाइन दे देगा और सामने लिख देगा कि टेम्परेचर डिक्रीजेज विथ डेप्थ, टेम्परेचर डिक्रीजेज विथ डेप्थ, कि गहराई के साथ तापमान में कमी आती है, ठीक है। इसका, या फिर डायरेक्ट पूछ देगा कि इसका टेम्परेचर गिरावट से इसका तात्पर्य, ऐसे भी पूछ देगा आपका। थर्मोक्लाइन पूछ देगा, इससे पूछ देगा तापमान में ह्रास, स्टेटमेंट पूछ दिया तापमान में ह्रास, और पूछा हुआ है, ये पीसीएस का प्रश्न है, तापमान में ह्रास सही है या फिर गलत है, इस चीज़ को आपको बताना है, ठीक है। अब फिर इसके बाद हमने जो देखी थी वो चीज़ हो गया। अब लवणता में अगर हम देखें नॉर्थ अटलांटिक महासागर की औसत लवणता, और हमने इसकी जो नॉर्थ अटलांटिक की औसत लवणता पढ़ी थी हमने, नॉर्थ अटलांटिक औसत लवणता जो हमने पढ़ी थी वो 30.5 ग्राम प्रति हज़ार पड़ा था, जबकि दक्षिण अटलांटिक की औसत लवणता हमने पढ़ा था 34.5 ग्राम प्रति हज़ार, ठीक है। अब इसके बाद फिर हमने जो देखा कि सूर्यातप किसी को कैसे प्रभावित करता है, ठीक है। सूर्यातप कैसे प्रभावित करता है, सूर्यातप कैसे प्रभावित करता है, जितना आपका सूर्य की किरणें पड़ेंगी उतना ही तेज़ी से आपका वाष्पीकरण होगा, ठीक है। जैसे तापमान ज़्यादा होगा, तापमान बढ़ेगा तो फिर वाष्पीकरण होगा, और वाष्पीकरण जितना तेज़ी होगा उतनी लवणता भी बढ़ेगी, ठीक है, लवणता भी बढ़ेगी। और इसको जो कम होने का लवणता का कारण है कि आसपास से नदी जल आ गया, या फिर आसपास बर्फ़ जो है, बर्फ़ का जल पिघल गया, शुद्ध जल जितना मिलेगा उतनी लवणता उसकी कम होती जाती है। अब जैसे अगर भारत के कंटेक्स्ट में देखें, ये भारत का है बंगाल की खाड़ी और ये है अरब, तो बंगाल की खाड़ी में आपकी अपेक्षाकृत लवणता जो है ना वो कम पाई जाती है अरब सागर की तुलना में। क्यों कम पाई जाती है? क्योंकि बंगाल की खाड़ी में आपकी गंगा नदी, कृष्णा नदी, महानदी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी, ये सारी नदियों का जल है जो यहाँ की ये जो लवणता है उसको कम कर लेता है। जबकि अरब सागर में गिरने वाली बहुत ही कम नदियाँ आपकी जो है, नर्मदा यहाँ पे मिल जाएगी, ये सिंधु मिल जाएगी, और अरब का क्षेत्र भी बड़ा है, ठीक है। और यहाँ से आपकी सिर दरिया निकल जाती है, नदियाँ सिर दरिया, अरब दरिया, बस यही है, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो इसकी वजह से इसकी लवणता जो है ना वो अरब सागर की बंगाल खाड़ी की लवणता की अपेक्षाकृत ज़्यादा होती है। इस चीज़ को बहुत है ये ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो चीज़ है, नेक्स्ट महासागरीय धाराएं देख लेते हैं। महासागरीय धाराओं को देखने से पहले एक थोड़ा सा जो चीज़ है वो हम समझाना चाहते हैं मैप के माध्यम से लवणता को। जैसे अगर मेंस में अगर आपसे पूछ दिया ना, तो अगर आपने ये मैप बना दिया तो फिर तो आपके पूछिए मत।
अगर जैसे नॉर्मली हम ले लेते हैं, ये है आपका 0 डिग्री, ये है आपका 30 डिग्री साउथ, 60 डिग्री और 75 डिग्री मान लीजिए, ठीक है। ये सब साउथ है। साउथ का मतलब दक्षिणी गोलार्ध, साउथ हेमिस्फीयर उसको कहते हैं, ठीक है। साउथ हेमिस्फीयर का मतलब दक्षिणी गोलार्ध। और यहाँ पे हम लोग लेते हैं 30 डिग्री नॉर्थ, इसलिए उत्तरी गोलार्ध। 60 डिग्री ले लेते हैं नॉर्थ, उत्तरी गोलार्ध। 75 डिग्री ले लेते हैं नॉर्थ, उत्तरी गोलार्ध। अब यहाँ पे हम एक जो हमारा जो बेस लवणता है 31 ग्राम प्रति हज़ार, फिर है 33, फिर है 35, फिर ले लेते हैं 37, ठीक है। अब अलग अलग कलर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो एक ये है कि अगर आपको जो सैलिनिटी है, ये जो मैप आपका बनता है चला जा रहा है, ये यहाँ पे आके फिर कम हो जाता है। ये इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, हल्का सा 1 2 3, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इसको बढ़ाते हैं, ठीक है। ये आपका 30 से इसके बीच में कम होता है, ठीक है। फिर इसके बाद ये 20 पे कम होने के बाद फिर इधर बढ़ जाता है, फिर इधर आने के बाद नॉर्थ में सीधा सीधा कम होता चला जाता है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और ये है आपकी सैलिनिटी। और यहाँ पे विषुवत पे कम होने का कारण क्या है जानते हैं? ये आपका विषुवत की लाइन आपने खींच दी। और विषुवत पे कम होने का जो सबसे बड़ा कारण है क्या है? वो वर्षा है, ठीक है। वर्षा दबा के विषुवत रेखा पे होती है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और ये जो लाइन आपकी है ना, ये जो येलो वाली लाइन चल रही है, ये है आपकी लवणता को दिखा रही है, ये आपके लवणता को दिखा रही है, ठीक है, लवणता को दिखा रही है। दूसरा चीज़, अब यही इस चीज़ पे पॉइंट पे ले लेते हैं 30 डिग्री पे, ठीक है। ओके, थोड़ा देखिए लाइन वहीं टेढ़ी हो जा रही है, उससे घबराइएगा मत, इससे समझ में आ जाना चाहिए 30 डिग्री, ठीक है। ठीक, 30 डिग्री ये भी हो गया। अब आपका जो है बनता है अब 31 के आसपास जो बनता है आपका, ये जो क्षेत्र है ना 31, ये यहाँ पे आके लवणता, वर्षा यहाँ पे कम है ध्रुवों पर, ठीक है, ज़्यादा एकदम। फिर ये धीरे धीरे पैरेलल एकदम 75 डिग्री पे आते आते कम होता जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो डेंसिटी अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये जो डेंसिटी है आपकी ना, जैसे जैसे शुद्ध जल बढ़ता है कम होती चली जाती है, ठीक है। ये है आपकी डेंसिटी। यहाँ पे ये जो है डेंसिटी का मैप है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये है आपका डेंसिटी, जिसको हम लोग कहते हैं घनत्व। और हमने अभी क्या पढ़ा था कि समुद्री जल के नियंत्रण, समुद्री जल के लवणता का जो लवणता का जो महत्वपूर्ण कारक है वो घनत्व इसकी लवणता को नियंत्रित करता है, लवणता इसकी घनत्व को नियंत्रित करती है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। या फिर टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सैलिनिटी, यानी कि डेंसिटी तब क्या हो जाएगी? डेंसिटी आपकी हो जाएगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आगे में हम लोग महासागर ये पढ़ लेते हैं, वाटर मास है जिसको हम लोग कहते हैं जल राशि, ठीक है। वाटर मास है जल राशि। जल राशि के विषय में हमने क्या लिखा हुआ है, ये रहा, एक मिनट बस, ये रहा, ठीक है। जल राशियों के विषय में जिनका तापमान, लवणता और घनत्व एक विशेष संकीर्ण सीमा के अंदर होता है। ये जल राशियाँ एक समान स्थानिक और सामयिक उत्पत्ति इतिहास से बनती हैं और इनकी भौतिक गुण आसपास के जल से भिन्न होता है। जल द्रव्यमान मुख्य रूप से महासागर की सतह पर बने किन्हीं विशेष जलवायु क्षेत्र में बनते हैं और समुद्र के गहरे हिस्सों में नीचे की ओर चले जाते हैं। एक चीज़, और इसका जो विशेषताएँ इसकी क्या है, जो तापमान, लवणता और घनत्व में विशिष्ट अंतर होता है। और जो हमने 3 कारक पढ़े थे, इसको प्रभावित करने वाले 3 कारक, ठीक है, इसको यहीं पे नोट कर लेते हैं, ठीक है। जो हमने 3 कारक पढ़े थे, एक था सूर्यातप की मात्रा, फिर दूसरा हमने पढ़ा था अक्षांश, फिर तीसरा हमने देखा था महासागरीय धाराओं का प्रकार। महासागरीय धाराओं का प्रकार, जैसे कि मतलब महासागरीय धाराओं के प्रकार का मतलब कहाँ पर कितनी तेज़ है, कितनी मोटी धाराएं चल रही हैं, कितने जल का परिवहन हो रहा है। जैसे इसको हम लोग अगर समझने की कोशिश करते हैं, ये जो है सेंट्रल अटलांटिक सरफेस वाटर है, ये मीडियम वाटर है। फिर अंटार्कटिक
अंटार्कटिका का है, ये फिर नॉर्थ अटलांटिक, ये जो इतने मोटी मोटी दिख रही है ना, ये आपकी जल राशियाँ चल रही हैं, ठीक है। इतने चौड़े चौड़े लेयर में चल रही होती जल राशियों। जैसे जैसे आपका ऊपर नीचे होते चले जाते हैं ना, वैसे वैसे जल के घनत्व में भी अंतर आता जाता है, ठीक है। लवणता में अंतर आता जाता है। तो जैसे जैसे लवणता आता चला जाता है, शुद्ध जल जैसे है, शुद्ध जल ऊपर को आ जाता है, जो लवणता जैसे आती है तो भारी जल एकदम नीचे बैठता चला जाता है, उसके हिसाब से जो है ना, उसी हिसाब से जल धाराएँ भी चल रही होती हैं, ठीक है। इस चीज़ को बहुत ध्यान रखिएगा, उसी हिसाब से जल धाराएँ भी चल रही होती हैं, क्योंकि जो है महासागरों में ना जल के घनत्व में वृद्धि हो रही है, तो यानी लवणता में भी वृद्धि, तथा अगर तापमान में ह्रास हो रहा है तो तापमान में ह्रास के ऊपर निर्भर करती है, जो है इनका जो है तापमान में ह्रास है तो उसके ऊपर निर्भर करती है। जैविक मरुभूमि हमने देख ही लिया है। अब आगे बढ़ने से जो हमारा जो है लास्ट है कि महासागरीय धाराएँ हैं क्या, ठीक है। महासागरीय धाराएँ तो हमने पढ़ ली महासागरीय धाराएँ, लेकिन उनकी परिभाषाओं को एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन महासागरीय धाराओं को देखने से पहले एक बार थोड़ा सा इनको पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग आइसलैंड पढ़ लेते हैं हिंद महासागर के, कि हमने कौन कौन से आइसलैंड पढ़े हैं। आइसलैंड, ठीक है, इट्स ओके। ये रहा, हमने पढ़ा था क्रोजेट आइसलैंड, हमने पढ़ा था एम्स्टर्डम आइसलैंड, हमने पढ़ा था सॉन्ट पॉल आइसलैंड, हमने पढ़ा था 90th रिज, मतलब इसको 90 कर सकते हैं, 90 रिज, 90 के कटक, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे पढ़ा था कोकोज आइसलैंड, कोकोज आइसलैंड के बाद क्रिसमस आइसलैंड पढ़ा था, क्रिसमस के बाद पढ़ा था हमने इधर हम लोग चले गए थे तो चागोस आर्किपेलागो हमने पढ़ा था, चागोस के ऊपर हमने पढ़ा था ये कार्लसबर्ग पढ़ा था, कार्लसबर्ग के नीचे चले आए हम लोग सेशल्स पढ़ा था, सेशल्स पढ़ा गया था, सेशल्स के बगल में हमने पढ़ा था मस्करेन पढ़ा था, मस्करेन के नीचे चले आए हमने रीयूनियन पढ़ा था, इसके सेशल्स के नीचे मेडागास्कर आप हैं देख ही रहे हैं, ठीक है। हमने इतने जो थे टॉपिक्स, ये जो आइसलैंड है इनको हमने पढ़ने की कोशिश करी थी। इनको एक बार फटाफट देख लीजिए, अगर एक और देखना है तो ये भी देख लीजिए, करगुलियन आइसलैंड, ठीक है, करगुलियन आइसलैंड, इस चीज़ को ध्यान रखें। कितने आइसलैंड हो गए आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। इतना भी याद कर लेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो भी है वो आपका क्वेश्चन इसी में बन जाएगी। और एक ये याद कर लीजिए कि ओवन फ्रैक्चर जोन, क्योंकि ये जो क्षेत्र है ना अभी काफ़ी बहुत चर्चा में है, तो यहाँ से जो है ना आने वाले समय में बहुत प्रश्नों की संभावना है पूछे जाने की। यहाँ पे आइसलैंड कौन कौन से पाए जाते हैं, छोटे छोटे प्रायद्वीप कौन कौन से हैं, छोटे छोटे द्वीप क्या हैं, उनकी उत्पत्ति क्या है, यहाँ पे अगर किसी भी प्रकार का समुद्री हलचल हो रहा है तो वो पूछा जाएगा, और यहाँ पे किसी जो मैरीन रिसोर्सेज हैं उनके विषय में प्रश्न आएंगे, ठीक है। इनको ध्यान में रख के आगे बढ़िए। अब चलते हैं हमारा जो है महासागरीय धाराएँ, ठीक है। महासागरीय धाराएँ किसे कहते हैं, ओशियन करेंट। महासागरीय धाराएँ जो है ना समुद्र जल राशि का लंबी दूरी तक लगभग एक निश्चित दिशा में, लगभग जैसे हमने पढ़ा था, ये अभी पढ़ा था हमने समुद्री दिशा के विषय में कि मोटी मोटी लेयरों के रूप में चलती हैं, ठीक है। एक लगभग निश्चित दिशा में क्षैतिज संचरण हो रहा है इनका, ठीक है, क्षैतिज संचरण हो रहा है, जो कि प्रचलित पवनों के घर्षण बल से, घर्षण बाधा, जैसे अब जैसे ये ऊपर से हवा चल रही होती तो ये जल चल रहा होता तो इसके ऊपर जो घर्षण होता है ना, इसके घर्षण के माध्यम से भी था जो है आगे की तरफ बढ़ रही होती हैं, ठीक है। घर्षण बाधा एवं अंतः समुद्री जल में प्रवणता के कारण उत्पन्न होते हैं, कि इसके अंदर कितने प्रकार का ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट प्रवणता जिसको कहते हैं हम लोग, ठीक है, प्रवणता, ग्रेडियंट प्रवणता के कारण उत्पन्न होते हैं समुद्री। और एक चीज़ और भी नोट डाउन कर लीजिएगा कि समुद्री धाराओं की जो दिशा होती है ना वो वर्ष भर नियत रहती है, वर्ष भर नियत एवं गतिशील, ठीक है। इस चीज़ को गतिशील रहती है। जैसे अगर जैसे प्रवणता है तो प्रवणता किसको कहते हैं, ताप के अंतर को तापीय प्रवणता कहा जाता है, तापीय प्रवणता कहते हैं, ठीक है। तो अंतर जहाँ पे जैसे आ जाता है उनके बीच में, जैसे ये जो क्षेत्र में पढ़ा था थर्मोक्लाइन वाला, यहाँ से यहाँ के बीच, जब यहाँ से यहाँ के बीच परिवर्तन होता है ना तो यही आपका हो जाता है प्रवणता का क्षेत्र, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं तापीय प्रवणता। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने से पहले फिर समुद्री धाराएं, हमने महासागरीय धाराएं देख ली, महासागरीय धाराओं में क्या है कैसे है। एक चीज़ और भी थोड़ा सा उसमें नोट डाउन करने वाली चीज़ है जो नोट डाउन करवा देते हैं हम आपको, कि एक नोट कर लीजिए यहीं पे इसको लिख लीजिए, ठीक है। आप लोग लिख लीजिए बहुत, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या है कि तरंगों तथा ज्वार के कारण, तरंगों
नोट करके लिख लीजिएगा। अथवा ज्वार के कारण महासागरों में जल का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण नहीं होता है, बल्कि जल में केवल दोलन क्रिया द्वारा होता है, केवल दोलन क्रिया द्वारा होती है। ठीक है, इस चीज़ को याद कर लीजिए। अब आते हैं, महासागरीय धाराएं पढ़ ली हमने। महासागरीय धाराएं क्या किसको कहते हैं वो हमने देख लिया। महासागरीय धाराएं कि उनके नाम कौन कौन से हैं, प्रशांत महासागर में कौन कौन से हैं, हिंद महासागर में कौन कौन से हैं, अटलांटिक महासागर में हैं, वो हमने देख लिया। अब देख लेते हैं महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। कि मतलब अगर इसमें हम देख लें कि पृथ्वीजन्य उत्पत्ति के कारक कौन कौन से हैं, वायुमंडलीय कारक कौन कौन से हैं, और जो सागर है उस सागरों के अंदर भी तो चीज़ें घटनाएं घट रही हैं। सागर के अंदर भी ज्वालामुखी क्रियाएं हो रही हैं, अनेक प्रकार के रिज बने हैं, अनेक प्रकार का समुद्री प्लेटें चल रही हैं, गतिशील हैं। तो उनकी वजह से क्या क्या अंतर पड़ता है। फिर देख लेते हैं कि धाराओं की दिशा के आधार पर इनकी उत्पत्ति का अंतर। ठीक है, तो लिख लेते हैं, इसको भी नोट करते हैं। महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के कारक। ठीक है, उत्पत्ति के कारक में पृथ्वी संबंधित कारक। अगर आपसे सीधा सीधा मेंस में यही पूछा जाएगा कि पृथ्वी संबंधी कारक कौन कौन से हैं, ठीक है, वो उसमें मेंशन करके देगा। ऐसा नहीं है कि आपको अगर मेंशन करके दिया है तब तो आपको सीधा यही पॉइंट लिखना है जो लिखवा रहे हैं। अगर नहीं है तो फिर आपको सबको मिला के लिखना है। ठीक है, जितना भी दिया हुआ है उस बता रहे हैं उसको। पृथ्वी संबंधित कौन कौन से कारक हैं, गुरुत्वाकर्षण हो गया, और दूसरा होगा कोरियालिस बल। कोरियालिस बल, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल को, अरे ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल तो आप लोग समझते ही होंगे। कोरियालिस बल अभी हमने समझा दिया। ठीक है, ध्रुवों को जैसे जैसे जाते हैं तो वो कोरियालिस बल बढ़ता जाता है। अब दूसरा जो चीज़ है वायुमंडलीय कारक देखते हैं। वायुमंडलीय कारक, वायुमंडल में क्या क्या चल रहा था, बेसिक से सीधा सा सुनने का समझने का चीज़ है। हवाएं चल रही हैं, हवाएं चलेंगी तो घर्षण होगा, घर्षण होगा तो वायुदाब बढ़ेगा। वायुदाब, अगर ये सारी चीज़ें घट रही हैं, किस कारण से घट रही हैं, सूर्य का तापमान से, सूर्याभिताप हो रहा है। और सूर्य का तापमान तेज हो रहा है तो वहाँ पे वाष्पीकरण भी हो रहा है, वाष्पीकरण। ठीक है, ये जो कारण है ये वायुमंडलीय कारक हो गए। ये बस बेसिक से अगर एकदम सीधे सीधे एकदम एक दूसरे को कनेक्ट करते हुए चले जाइए, आपको फटाफट दिमाग में चीज़ें सेट होती चली जाएंगी। ठीक है, रटने की कोशिश करेंगे नहीं हो पाएगा। अब आते हैं अंतः सागरीय में, सागर के अंदर में अंतः सागरीय कारक। अंतः सागरीय कारक में हमने देखा था तापमान, देखा था तापमान में अंतर पड़ रहा है। लवणता देखी थी हमने। ठीक है, तापमान में अंतर पड़ रहा है तो लवणता में अंतर पड़ रहा है, लवणता में अंतर पड़ रहा है। लवणता के साथ साथ हमने उसकी घनत्व में अंतर देखा था, घनत्व में अंतर देखा था। और जब इन तीनों में परिवर्तन हो रहा है, अंतर हो रहा है, तो इसकी वजह से परासरण और दाब बन रहा है, परासरण और दाब में अंतर। ठीक है, तो ये हो गए हमारे अंतः सागरीय कारक। अब जब जो चौथा है उसको हम देखते हैं धारा। धारा की दिशा, दिशा के हिसाब से भी देख लेते हैं। ठीक है, दिशा कारक इसी पे लिख लेते हैं, दिशा जन्य कारक, दिशा कारक। और दिशा कारक में क्या आता है, सागर तट की प्रकृति कैसी है। ठीक है, कौन सा सागर कितना अंदर तक निकला हुआ है, बाहर कितना विस्तृत है, फैला हुआ है, तो उसी हिसाब से उसकी प्रकृति है। तो सागर तट की प्रकृति लिख लेते हैं, सागर तट की प्रकृति। प्रकृति में जैसे सागर के अंदर कितना ज़्यादा चौड़ा है कि जितना विस्तृत फैला हुआ है तो जल वाष्प ज़्यादा करेगा। फिर जैसे ही स्थल की तरफ आएगा तो उसमें आर्द्रता की कमी होती जाएगी। तो दूसरा कारण हमने जो अभी हिंद महासागर में देखा, मौसम परिवर्तन। ठीक है, मौसम परिवर्तन। और फिर इसके बाद जो है हमने अटलांटिक महासागर में देखा था तो नितल उच्चावच, कटक नीचे आपको मिलते हैं, नितल उच्चावच। ठीक है, तो जो हमने अभी तक जो पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा था
पिछली वीडियो पे जो भी चीज़ें हमने पढ़े थे सारे टॉपिक उनका एक बार हमने रिवीजन कर लिया। रिवीजन के हिसाब से क्या है, अगर आपको इससे प्री में भी प्रश्न पूछा जाता है तो भी आप सक्षम है करने में कि गर्म जल धाराएँ कौन-कौन सी है, ठंडी जल धाराएँ कौन-कौन सी हैं। लवणता आप बताने में सक्षम है कि कहाँ पे किस सागर की लवणता ज़्यादा होगी, किस सागर की लवणता कम होगी। अब से जल राशि पूछ रहा है कि नहीं, जैसे-जैसे तापमान गहराई में समुद्र के अंदर चले जाएँगे तापमान में क्या अंतर पड़ेगा, वो आप करने में सक्षम हो जाएँगे। फिर अगर आपसे महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति से महासागरीय धाराएँ किसे कहते हैं ये प्रश्न पूछ लेता है तो आप लोग बता पाएंगे। फिर उसके बाद जैविक भूमि किसे कहते हैं अगर पूछता है तो आप बता पाएंगे। वायु राशियों के विषय में आप पूरा एकदम, जल राशियों के विषय में आप पूरी तरह से एकदम सक्षम है लिखने के लिए। महासागरीय धाराओं के विषय में आप लोग पूरी तरह से सक्षम है लिखने के लिए। तो ये जो है हमने लमसम सारे जो अभी तक पढ़े हैं वो हमने सभी चर्चाओं को एक बार देख लिया है। और अटलांटिक महासागर को अगर पूछता है तो वो हमने देखा ही है। प्रशांत महासागर पूछता है तो भी हमने वो देख लिया है। और हिंद महासागर के विषय में कुछ पूछता है तो भी हमने वो देख लिया है। ठीक है, ये 1 मिनट सारे स्लाइड्स हम चेक कर लेते हैं। ये हिंद महासागर में हमने एक जो चीज़ थी वो हमने देखी थी कि हिंद महासागर की धाराओं की दिशा में जो परिवर्तन होता है ना वो मानसूनी हवाओं के कारण होता है। ये हमने देखा था शीतकालीन मानसून की अवधि में उत्तरी हिंद महासागर धाराएं तक। ठीक है, ये भी हमने देख लिया था। अब ऐसी कोई चीज़ है जो हमसे छूटी हुई हो, हमने जिसका रिविजन ना किया हो, ये है था कि 1-2 धाराएं हैं जो हमने नहीं देखी थी। ठीक है, इसको देख लेते हैं कि भूमध्य रेखीय और अन्य धाराएं। भूमध्य रेखा के समानांतर जो चल रही होती है ये भूमध्य रेखीय प्रतिधारा हमने तो पढ़ी थी। ठीक है, अब यहाँ पे एक आते हैं क्रॉमवेल की धारा जो है। ये क्रॉमवेल की धारा जो है भूमध्य रेखा के साथ साथ पूर्व की ओर बहने वाली एक भूमिगत धारा है। ठीक है, पूर्व की ओर बहने वाली भूमिगत धारा। हमने अधस्थल पढ़ा था ना, अधस्थल समुद्र अधस्थल जैसे ये है। ठीक है, अटलांटिक हमने पढ़ा था यहाँ पे कि अटलांटिक की जो जल धारा है वो ऊपर सतही जल जो है ना वो भूमध्य सागर में गिर रहा है। ठीक है, भूमध्य सागर। लेकिन जो भूमध्य सागर की जलवायु है, जो जल है जलवायु सॉरी कि जो जल है ना वो अधस्थलीय समुद्र के नितल से होते हुए, समुद्र के तल से होते हुए अटलांटिक महासागर में मिल रहा होता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब आते हैं डेविडसन धारा। यह एक प्रतिधारा है जो सर्दियों के महीनों के दौरान उत्तरी अमेरिका तट के उत्तर की ओर बहती है। उत्तरी अमेरिका तट कहाँ पे है भाई, ये आपका है, ये आपका दक्षिणी अमेरिका हो गया, ये आपका हो गया उत्तरी अमेरिका तट। ठीक है, बस हो गया, समझ में आ गया। फिर देख लेते हैं और भी कुछ हमारे पास जो है जो छूटा हुआ है। जस्ट जल वाटर मासेज हमने पढ़ लिया, द्रव्यमान पढ़ लिया, महासागर देख लिए हमने, और ये भी हमने देख लिया था वाटर के संबंध में कि टेम्परेचर है, ठंडी धाराओं की दिशा और गर्म जल धाराओं की दिशा। ये भी चीज़ हमने, हाँ इसको भी हमने कर लिया है, लवणता कर चुके हैं। ठीक है, हमने प्रैक्टिस भी कर लिया। तो चलिए ठीक है, हमने लमसम जितने भी पढ़े थे इसके, जितने भी हमने वीडियो में पढ़ी थी वो सारा चीज़ हमने एक बार फिर से रिवाइज कर लिया था। महासागरीय धाराओं से संबंधित जो भी प्रश्न है, जितने भी प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं उन सबको हमने कंप्लीट कर दिया। तो आज का जो चर्चा है इसको हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर जैसे जैसे आपको चीज़ें समझ में आती जा रही हैं तो आपको लग रहा है कि नहीं हमारा जो प्रयास है वो काफ़ी अच्छा है, तो आप लोग चैनल को, जितने भी लोग जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, खुश रहिए, एकदम मेहनत से तैयारी करते रहिए। तो अपनी कक्षा को यहीं पे समाप्त करते हैं। खुश रहिए।